सरकार जब फैसला लेती है तो पहले आम लोगों की राय ली जाती है और फैसला लेने से पहले उस पर ये सोचना जरूरी है कि क्या इस फैसले से आम आदमी के सामने परेशानी आएगी या आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। नया जो फरमान जारी किया गया है उसमें लिख दिया कि सितंबर के महीने तक प्रदेश में कहीं कोई रैली नहीं कर सकेगा, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कहीं कोई धरना नहीं दिया जा सकता और उसके साथ साथ अनेक तरह की पाबंदियां लगाने का काम किया। ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा काम है। सरकार अगर कोई गलत फैसला लेगी तो आम आदमी जो है अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन भी करेगा और मेमोरेंडम देने के लिए लोगों को साथ ले जाकर के डीसी के दफ्तर तक भी जाएगा, गवर्नर तक भी जाएगा। ये जो फैसले हैं ये राजे महाराजाओं के वक्त में लिया जाते थे। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप आम लोगों के ऊपर तो हर चीज को थोप दो और स्वयं जो है उसकी उल्लंघना करने का काम करो। आज हरियाणा प्रदेश में कई जगह पे धरने चल रहे हैं। उन लोगों की बात सुनने की बजाय इस किस्म के आदेश पारित किए जा रहे हैं। चैनत गांव में पिछले 1 महीने के करीब समय हो गया, पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और लोग पीने के पानी को लेकर के चैनत गांव के किसान से बिना पूछे बिना सरकार ने उनकी जमीन खोद दी और उसके अंदर एक पाइपलाइन डाल दी। किसी से भी ना तो ये पूछा गया कि खेत किसका है, उस किसान से परमिशन ली कि नहीं ली, उसको पहले नोटिस दिया कि नहीं दिया। पाइपलाइन डाल दी, पाइपलाइन डाल करके उस पानी से, पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी लेकर के जा रहे थे उससे उन रास्ते में जो गांव थे उन गांव के लोगों को पानी से वंचित कर दिया। वहां कोई 20-30 गांव के लोगों का धरना चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग रोज धरने में शामिल होते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय उनको परेशान करते हैं। लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग एक दिन का आमरण अनशन करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से गुणा गांव के अंदर, सोनीपत के अंदर हाई टेंशन वायर निकालने, उस हाई टेंशन वायर से लोगों का नुकसान हो रहा है। उसको शिफ्ट करने की बजाय जबरदस्ती गांव के लोगों की मर्जी के एक और फरमान जारी कर दिया उसमें कि 200 लीटर से ज्यादा किसी किसान को डीजल नहीं मिलेगा। व्यापारी जो इंडस्ट्रिस्ट है जिसको डीजल की रोजाना हजारों लीटर की जरूरत पड़ती है जनरेटर के लिए, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। व्यापारी किसान दोनों को परेशान कर दिया। वहीं उन्होंने जनगणना जो शुरू की जा रही है उस जनगणना में भी एससी और आपका एसटी उसका तो कॉलम दे दिया, लेकिन ओबीसी का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब वो जनगणना भी सही नहीं होगी। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम जाति के आधार के ऊपर जनगणना करेंगे और उसमें ओबीसी का कॉलम खत्म कर दिया।
ये भी एक साजिश है सरकार की। उसके साथ साथ आज की तारीख के अंदर कहा जाता है कि आप सोना नहीं खरीदोगे। कोई अपने बच्चे की शादी करेगा तो जिसका जितनी का आर्थिक हालत होगी उसके मुताबिक वो अपने बच्चे के लिए, हमारे हरियाणा देश के अंदर एक परंपरा है, आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है। हम अपनी बच्ची की जब कभी शादी करते हैं तो हर माँ बाप जो है उसके लिए गहना इकट्ठा करता है और शादी के अंदर अपनी औकात से ज्यादा अपनी बच्ची को गहना देने का काम करते हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, इस तरह की चीजें जो है वो दी जाती है। उसके ऊपर कहते हैं कि पाबंदी लगा दो, वो नहीं खरीद सकोगे। उसके लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा। उसके अलावा ये कह दिया कि आप ज्यादा विकल्प नहीं लेकर के जा सकते। आम आदमी पे तो पाबंदियां लगा दी, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरने नहीं दे सकते, जलसे नहीं कर सकते। और इनके मंत्री जो है हरियाणा में तो कोई बुलाता नहीं बेचारों को, क्योंकि किसी का विश्वास भरोसा ही नहीं है कि मंत्री भी कुछ कर सकते हैं क्या। ये तो हाथ तो बढ़ाएंगे लेकिन वो काम कभी आज तक किसी का सिरे नहीं चढ़ा, इसलिए यहां इनको कोई बुलाता नहीं। आजकल सारा दिन काफिलों के साथ पंजाब में घूम रहे, सारे के सारे हरियाणा सरकार के मंत्री जो है पंजाब के अंदर जाकर के और लोगों से मिलते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं। सरकारी मशीनरी का जचा के दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस तरह की पाबंदी आम आदमी पे आप लगा रहे हो तो फिर अपने मंत्रियों पे क्यों नहीं, उन पे भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पे तो ये पाबंदी लगा रहे हैं कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कोई धरना नहीं दे सकते, आप कोई रैली नहीं कर सकते। चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं। इन्होंने सितंबर तक की पाबंदी लगा रखी है। हमारा खुला सरकार को चैलेंज है इस बात को लेकर के कि हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे। इस सरकार में अगर इस तरह के फरमान जारी करने का हिम्मत और हौसला रखते हैं तो फिर हमारी रैली को रोक करके दिखाना, फिर हम बताएंगे कि प्रजातंत्र कहां है। इनकी जो नई अभी अध्यक्ष बनी है अर्चना जी जो है, उनके तो स्वागत के कार्यक्रम बने हुए हैं। लगातार इस पूरे जून के महीने में पूरे प्रदेश भर के कार्यक्रम बना रखे, 12 जून से लेकर के 30 जून तक के। उनके लिए तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उनके तो स्वागत हो रहे हैं, उनके लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई जा रही है, वीडियो की ड्यूटी लगाई जा रही है, पंचायत अफसरों की ड्यूटियां लगाई जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सरपंचों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को, जिला परिषद के मेंबरों को और अन्य लोगों को बड़ी संख्या में लेकर के आओ, उनका वेलकम कराओ, उनका स्वागत कराओ। और दूसरी तरफ इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। और तो और आर्थिक हालात आज की तारीख में जिस तरह से सरकार ने फरमान जारी किया, उससे लगता है कि आज सरकार में कहीं ये दिक्कत है
आर्थिक तौर पे पैसे की और की। दूसरी तरफ हमारा मुख्यमंत्री जो है, इतना बिल है, कोई काम नहीं है उसको। परसों के दिन की बात है, एक नई फिल्म आई है, भारत भाग्य विधाता के नाम से। उस फिल्म को स्पेशल कंगना रनौत के साथ जाकर के देख करके आता है। जो कंगना रनौत सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मेंबर पार्लियामेंट रही है, उसके साथ फिल्म देखने जाता है और वहीं से फरमान जारी करता है कि इसको हमने हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया। जबकि सबसे ज्यादा पैसा नॉर्थ इंडिया में अगर फिल्म का रेवेन्यू टैक्स के रूप में आता है तो हरियाणा प्रदेश में आता है, क्योंकि एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा महंगी टिकटें हैं और एनसीआर में सबसे ज्यादा मॉल है। और वहीं पे लोग जहां मॉल में कोई सामान खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वहीं उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए अपने बच्चों के साथ फिल्म भी देखना पसंद करते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि सरकार में बैठे लोग किस तरह के फरमान जारी करते हैं और फिर पहले जारी करते हैं, फिर उनको वापस भी लेते हैं। मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कि इस तरह के फरमान इनके वापस हुए। इन्होंने बुढ़ापा पेंशन के ऊपर पाबंदी लगाई थी, वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? रातों रात पसीने आ गए सबके। हमने जब कहा कि 20 तारीख को तुम्हारी ईंट सीट बजा देंगे, तो 12 तारीख को अपना फरमान जो है वापस ले लिया। इसी तरीके से गेहूं खरीद के ऊपर अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई, वापिस ली नहीं ली सारी की सारी। हमारा पानी रोकने की कोशिश करी। ये भी जो आदेश जारी किया सितंबर वाला भी, जो मैं आज आपके बीच में कह करके जा रहा हूं, सरकार को हर हालत में वापिस लेना पड़ेगा। अगर वापिस नहीं लेंगे तो फिर 25 तारीख को चौधरी देवलाल जी की जयंती के ऊपर लाखों की संख्या में लोग आएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, सरकार को पसीने लाने का काम करेंगे। मतलब सरकार का पैसा कभी साइकिलें खरीदने पर लगा खर्च कर रहे हैं। पहले जब मोदी जी ने कहा कि आप अपना काफिला कम करें, कारकेट कम करें, तो साइकिलें खरीदी गई कि नहीं खरीदी गई? एक एक मंत्री ने 4-4, 6-6 साइकिलें खरीद ली, सरकार के पैसे से खरीद ली। 50-50 हजार रुपए की एक साइकिल आती है, लाख रुपए की आती है। अब वो साइकिलें कहां खड़ी है? अब साइकिलें तो फोटो खिंचाने के लिए ले ली एक बार। अब सारे के सारे मंत्री जो है, हरियाणा में कोई काम नहीं बचा तो पंजाब की तरफ हो लिए। थोड़े दिन बाद मेरे ख्याल लगता है, पहले जैसे बिहार गए थे अब पंजाब गए हैं, और थोड़े दिन में मुझे लगता है इनको पाकिस्तान भी भेजेगा मोदी कि तुम वहां भी जाओ, ये वहां भी जाएंगे। मतलब किस तरह से प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां में जो कानून व्यवस्था की हालत है वो इतनी ज्यादा खराब है कि रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता। अभी जो नई रिपोर्ट आई है सेंट्रल ब्यूरो वाली जो है, हरियाणा क्राइम के मामले में 1 नंबर पे चला गया, सबसे आगे चला गया, सबसे ज्यादा क्राइम। जहां पंजाब में क्राइम था, नशा था, आज हरियाणा के लोगों को नशे को लेकर के धरने देने पड़ रहे हैं। दादरी के अंदर लंबे समय तक इस नशे के खिलाफ सतगांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के धरना दिया कि हमारे यहाँ नशा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के बीच मिला करके बेचा जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री का अपना जो जिला है उसके अंदर आज की डेट में सबसे ज्यादा क्राइम है। उस क्राइम पे रोक लगाने के बजाय क्रिमिनल लोगों को कहीं ना कहीं पनाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री को जो ये आदेश पारित किया है इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, और विशेष रूप से जो डीजल के ऊपर पाबंदी लगाई है, चाहे वो व्यापारी की है चाहे वो किसान की है, क्योंकि किसान का बिजाई का टाइम अब शुरू होने वाला है, धान की बिजाई का। और धान की बिजाई जब शुरू करता है किसान है तो 200 लीटर तो मामूली बात है। छोटे से छोटा किसान भी 200 लीटर डीजल रोजाना फूंक देता है। हजारों लीटर डीजल लगता है
बिजाई के अंदर, और उस पर शर्तें लगा दी। उसके इलावा एक चीज और मैंने नोट करी थी, अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी है और उसका पेट्रोल का टैंक अगर 120 लीटर का है, कोई पेट्रोल का टैंक भरवाना चाहे अपना, तो 100 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं डालते। 100 से ज्यादा अगर कोई पेट्रोल डाल दे तो उसके पंप को पेट्रोल बंद कर देती है। आपका जो ये जो रिफाइनरियां जो है, कंपनियां जो है, वो फिर उनको नोटिस दे देती है कि आपने 100 लीटर से ज्यादा पेट्रोल एक को दे दिया, इसलिए आपके ऊपर ये पाबंदी लगाई जा रही है। इसका मैं खुद उदाहरण बता देता हूं। मेरे पास एक गाड़ी है निशान पेट्रोल, उसमें 120 लीटर का टैंक है, और मैंने डबवाड़ी में मेरे एक कजन का पेट्रोल पंप है, उसके पंप पे ले जाकर के मैंने कहा भी इसकी टंकी फुल कर दे। उससे जब टंकी फुल करी तो 111-12 लीटर पेट्रोल डल गया। वो मुझे मना नहीं कर सकता था, उसने पेट्रोल भर दिया। अगर वो मालिक खुद तो खड़ा होता तो वो तो कह सकता था कि भाई साहब ये पाबंदी है। अब उसका जो आगे जो उसने वर्कर रखा हुआ था, उसने तो मुझे गाड़ी में बैठा देख करके फटाक से फुल कर दिया। उसको नोटिस आ गया, उसने मुझे आकर के बताया कि मेरे को इस तरह का नोटिस आ गया, और मेरा तो इन्होंने पेट्रोल का जो कैंटर भेजा हुआ था लेने के लिए, उसको रोक दिया। मैंने फिर उनसे बात करी, बात करके उनसे कहा, मैं कभी मेरी गाड़ी की टंकी इतनी बड़ी है और उसमें पेट्रोल अगर इतना आएगा, मुझे सफर करना 800 किलोमीटर का, तो क्या मैं जगह जगह रुक करके तेल डलवाता फिरूंगा? कहीं ऐसी जगह पे अगर मुझे प्रॉब्लम आ गई जहां आस पड़ोस में पंप नहीं होगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। ये जो 200 लीटर वाली पाबंदी है, इसके दो नुकसान है। अगर किसान 200 लीटर पेट्रोल डीजल लेकर के जाता है और उस डीजल से अपने खेत की बुआई कर लेता है, तो फिर 200 लीटर डीजल के लिए उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उससे 20 किलोमीटर दूर अगर पंप है तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वो तेल का खर्चा और उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। पहले तो ये होता था भी हम जब बिजाई का समय आते थे तो ड्रम ले जाते थे ट्रॉली में रख करके, 10 ड्रम भरा लिए, 20 ड्रम भरा लिए, इकट्ठा ले आए और उससे अपनी बुआई कर ली, बचत होती थी। ये तो किसान को कमजोर करने के लिए इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, इस ऑर्डर की निंदा करते हैं, और आज ये चिट्ठी लिखेंगे कि आप इसको वापस लें। आपके माध्यम से भी सरकार को कहना चाहूंगा कि ये जो ऑर्डर आपने जारी किया, इसको तुरंत वापस लें। पीएम मोदी का जो 12 साल का कार्यकाल का जश्न मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? एक तरफ इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है और दूसरी तरफ मोदी जी के 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने सरकार दी है इनको, वो सरकार काम करने के लिए दी है, ना कि जश्न मनाने के लिए दी है। काम करो। मोदी जी एक तरफ तो स्वयं ये कहते हैं कि कम से कम सफर करो, घर में बैठ करके होमवर्क को करो, आपका जो जॉब है आप उसको करो। हर तीसरे दिन हवाई जहाज लेकर के किसी मुल्क में चले जाते हैं। एक बार देश का प्राइम मिनिस्टर हवाई जहाज से किसी दूसरे मुल्क में जाएगा, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, थोड़ा पैसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर अगर यहां से अब और जाएगा तो उसमें भी 50-40 लाख रुपया रोज का खर्चा है। उसका अगर हवाई जहाज से जाएगा तो उसका खर्चा अलग है, उसका कारकेट जाएगा उसका खर्चा अलग है, उसके लिए सिक्योरिटी का है उसका खर्चा अलग से है। कितना पैसा रोज ये बर्बाद कर रहे हैं सरकार का, किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करने की बजाय आप लोगों पे खर्च करो। चेतन जैसे गांव को पानी की समस्या से निजात दिलाओ, तुरंत उनके यहाँ पे वाटर वर्क्स लगाओ, वाटर वर्क्स के लिए स्पेशल पाइपलाइन डालो। आज भी पानी की किल्लत है, वो काम नहीं कर रहे। वहां जाकर के ये कहता है डीसी कि आपको अलग से पाइपलाइन दे देंगे। मैं तो इस पे पंचर कर दे, क्या फर्क पड़ता है?
जो पाइपलाइन जा रही है उस गांव के अंदर से जा रही है, अगर उसी में से पंक्चर करके पानी दे देगा तो कोई फर्क पड़ेगा? उसमें ये कहते हैं कि अमृत योजना के तहत जा रही है पाइपलाइन। उसमें अमृत योजना में भी ये लिखा हुआ है कि अमृत योजना से कहीं भी पानी लेकर के जाओगे वो शहर और कस्बे के लिए जाएगा, लेकिन उसमें ये भी साथ में लिखा है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों कि भी इस पाइपलाइन से किसी और को भी पानी देना है तो सरकार उसके अंदर तुरंत फैसला लेकर के और पंचर कर सकती है। पहले बहुत दिया गया है। हम अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे जुलाई के महीने में। हर साल जुलाई में एक मीटिंग करते हैं प्रदेश कार्यकारिणी की। उसके अंदर सभी जिलों के हमारे जो पदाधिकारी वो आते हैं और उनसे हम बाकायदा तौर पे पूछते हैं कि तुम बताओ कौन से जिले में अब की बार चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई है। पिछली बार हमने रोहतक में मनाई थी, रोहतक के लोगों की डिमांड थी। इस बार जिस भी जिले के लोग डिमांड करेंगे और सब लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे और उसी में फैसला लेंगे कि कौन से जिले में अब की बार चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई है। जयंती मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। अब और बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा में आ रहा है। आज कांग्रेस की, भाजपा की पूरे प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी से लोग परेशान और दुखी है, वहीं कांग्रेस का जो चुनाव से लेकर के अब तक जिस तरह से भाजपा के प्रति प्रेम उमड़ा है और जिस तरह से भाजपा के साथ मिलकर के प्रदेश को कमजोर करने में लगे हुए, उससे लोगों को ये बात खुल करके समझ में आ गई कि मिलकर के दोनों इस प्रदेश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब लोगों का विश्वास केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है और आने वाले समय में हमारी पार्टी को बड़ी ताकत देंगे और इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि आप सब अपनी कलम से लिखना शुरू कर दोगे कि बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश में आ गया। किस चीज की? हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिससे हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए। हम बाकायदा तौर पे जहां रैली करेंगे वहां के डिप्टी कमिश्नर को जिस जिले में करेंगे उसमें परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर हमें परमिशन देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम अपने खेत लेकर के किसान का उसमें तंबू गाड़ देंगे। उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। पक्षी नेताओं को हाथ किया जाए, हम कोई किसी के सहारे से अपनी पार्टी को चलाएंगे क्या? हम अपना दमखम रखते हैं, हम अपने दमखम पे करेंगे। हाँ, हमारे जो साथी रहे हम उनको इनवाइट करेंगे, किसी पे समय होगा आ जाएगा, नहीं समय होगा कोई कहीं व्यस्त होगा। अब यूपी में चुनाव आ रहा है, पंजाब में चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है जैसे सुखबीर जी व्यस्त हो जाएंगे, वहां यूपी के चुनाव के अंदर बहुत सारे हमारे राजनीतिक साथी हैं, वो व्यस्त हो सकते हैं। सर, हरियाणा में आज से बात करी सर, पानी का विषय आपने रखा। आज चाहे पेयजल हो या फिर सिंचाई के लिए हो, दक्षिण हरियाणा के हालात जो है काफी खराब है। दूसरी तरफ आपदा में पानी है, लेकिन हमारे पास जो नहरें हैं उनके अंदर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहाँ उतना पानी छोड़ा है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? और दूसरी तरफ आने वाले समय में मानसून भी आना है, तो ये तमाम चीजों को लेकर के प्रबंधन पर क्या कहेंगे? प्रबंधन तो है ही नहीं, फेलियर है सरकार का टोटल। जब हमें पानी की जरूरत होती है तब तो पंजाब की सरकार रोक लेती है। इससे ज्यादा बड़ा और फेलियर सरकार का क्या होगा? हमारा एक मेंबर सेक्रेटरी होता था भाखड़ा में, जो हमारी पैरवी करता था पानी को लेकर के, समय समय पे सरकार को आगाह करता था कि आज हमारा पानी यहाँ कम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार उसके ऊपर केंद्र से बात करती थी, अपने पड़ोसी राज्यों से बात करती थी, हम अपना अधिकार लेना जानते थे। अब हमारा मेंबर सेक्रेटरी खत्म कर दिया इन्होंने और सरकार ने
मुख्यमंत्री की तरफ से या इरिगेशन मिनिस्टर की तरफ से या किसी और मंत्री की तरफ से विरोध तक भी नहीं किया गया। किसी ने चिट्ठी लिखना भी मुनासिब नहीं समझा। ये इतने कमजोर लोग हैं कि जो सेंटर के बैठे हुए लोग, मनोहर लाल खट्टर जो फैसला कर लेगा, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि उस फैसले के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें। उस फैसले से हरियाणा का कितना नुकसान है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनकी कुर्सी बची रहे, इन पे जो सरकारी साधन है ये इनसे कोई छीन ना ले। आज तो स्थिति अलग है सर, लेकिन आंकड़ा में पानी है, हम ले भी सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल ऐसे पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जब हाड़ आए थे, बारिश ज्यादा हुई थी, तो पंजाब ने पानी हमारी तरफ खोल दिया था, नहीं खोल दिया था? उससे किसका नुकसान हुआ? उससे नुकसान किसका हुआ? आज भी अब मानसून आने वाली है, आप कोई एक ड्रेन मुझे ऐसी बता दो हरियाणा में जिसकी सफाई हो रही है, कहीं पे काम चल रहा है। डबवाली के अंदर ड्रेन नंबर 6 है, उसके अंदर इतना ज्यादा गंद भरा हुआ है कि उसमें से पानी निकल नहीं सकता, जगह जगह से टूट रही है। कोई एक कनाल की सफाई नहीं करते, कागजों में दिखाते हैं कि हमने इतना पैसा इस पे खर्च कर दिया, वो सारा पैसा अधिकारियों के साथ मिलकर के ये लोग डकार रहे हैं। मैंने आपको पिछले दिनों एक बात बताई थी, ये मंत्रियों से भी वसूलते हैं, उनको डराते हैं। ये कहते हैं कि जिस मंत्री का कामकाज ठीक नहीं होगा उसकी छुट्टी कर देंगे, उसका भी ये कहते नहीं है, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो जो जिस मंत्री के जुम्मे जितना लगा हुआ है उसमें अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो रिपोर्ट कार्ड बना देते हैं उसका। जब इस तरह की वसूली प्रदेश में होगी तो प्रदेश विकसित कैसे होता है? कमाल की बात है, अमित शाह जी का एक भाषण मैंने सुना मोदी जी की इस पे 12 साल कि दूरबीन लेकर के देखोगे तो भी कहीं भ्रष्टाचार नजर नहीं आएगा। दूरबीन की तो जरूरत ही नहीं है, स्वयं भ्रष्टाचार नहीं, और इस देश में हो क्या रहा है? कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो था, उस भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस की बदनामी पूरी दुनिया में हुई और लोगों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया था। लेकिन इन्होंने उस कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे आप बता दो, हरियाणा प्रदेश में कोई शहर और कस्बा ऐसा है जहां अनऑथोराइज कॉलोनियां ना कट रही? वो क्या है? कोई शहर बता दो आप मुझे। अभी आपके सामने बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का विद पेपर आपको ला करके देंगे, दिखाएंगे कि इससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार और नहीं हो सकता। अंबाला का मामला है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं। 1300 एकड़ जमीन एक्वायर की है सरकार ने, जो लो लाइन एरिया किया है। उसमें कौन कौन लोग शामिल है उनके नाम भी बताएंगे, आप जल्दी बताएंगे। पंचकुला का भी है, अंबाला का, कोई जगह बची नहीं है। बैंकों के पैसे खा गए, सरकार का पैसा सरकार में बैठे लोग। छोटे कर्मचारियों को नगर के बड़े अधिकारियों को सरकार कहती है कि हम 0 टॉलरेंस। आप सरकार के साथ हो, लोगों के साथ, ये बताओ पहले है? आप तो ऐसे पक्ष रखे हो सरकार का जैसे सरकार में बैठे लोगों ने बेचारों ने कुछ किया नहीं। ये अंधे थे, इनको पता नहीं था, बहरे हैं, ये सुन नहीं सकते। कितने घपले घोटाले हो रहे हैं। ये सैनी कह रहा था कि कोई भी मुझे किसी की भी शिकायत करेगा मैं उसकी जांच करा दूंगा। हमने विधानसभा में शरेआम ये बात उठाई है कि रजिस्ट्री घोटाले की जांच कराओ, शराब घोटाले की जांच कराओ, आप जो सफाई घोटाला है उसकी जांच कराओ, पेपर लीक घोटाले की जांच कराओ। कितने घोटाले हमने उजागर किए। और कहोगे तो मुख्यमंत्री को मैं अपनी बार पूरी डिटेल लिस्ट बना करके लिख करके और भेज दूंगा, करा दे जांच। हम मान लेंगे कि मुख्यमंत्री की नीयत ठीक है, साफ है। सर ये
आज से हरियाणा में जो SIR शुरू हो रहा है सर, उसको लेकर आपकी पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने BLA नियुक्त करके कोई सूची भेजी है क्या सर? और दूसरा, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्योंकि मैपिंग जो हुई है उसमें 70 लाख वोट का डिफरेंस आ रहा है सर। जो मैपिंग करवाई है चुनाव आयोग ने, उसमें 67% जो मतदाता सूची से मिलान हो पाया, यानी करीब 70 लाख वोट जो मिलान ही नहीं हो पाया सर उनका। तो आप क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि 15 तारीख से शुरू करेंगे, और आप कह रहे हो 70 लाख वोट का फर्क आ गया। नहीं सर, पहले जो मैपिंग होती है उस मैपिंग में उन्होंने आंकड़ा जारी किया था, उसमें ये कहा था जो कि साल 2002 में मैपिंग हुई, जो 2002 की वोट पड़ी, उस आज की जो उसमें वोट 70 लाख वोट मैच नहीं हो रहे, कुछ वोट बाद में पड़े। हमने अपने हर बूथ के ऊपर 2 से 3 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। हरियाणा प्रदेश में 20,000 के करीब बूथ हैं। कुछ बूथ ऐसे हैं जो एक कैंपस में 3-4 बूथ भी आ जाते हैं, उन पे आप एक BLO नियुक्त कर सकते हो। हमने अपनी पार्टी के जिला के अध्यक्षों की, हल्का के अध्यक्षों की ये ड्यूटी लगाई है। उन्होंने उस काम को तकरीबन पूरा कर दिया। हम किसी का भी नाजायज वोट कटने नहीं देंगे। कोई भी मतदाता है, किसी भी पार्टी को अपना वोट कास्ट कर रहा है, लेकिन जो हरियाणा का है आप उसका वोट नहीं काट सकोगे। ये हर हालत में हम उस चीज का डट करके विरोध करेंगे अगर कोई इस तरह का गलत फैसला सरकार में बैठे लोग लेंगे। ठीक है सर। इनकी नीयत तो यही है कि वोट काटे जाए। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें कहता था वोट काटो, या बीजेपी सारे निरांत काटने लग रही है, विरोध नहीं करता है क्या? सर वो क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायक आजकल सरकार के कार्यक्रमों में जा रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? नो जाएंगे, नो नहीं, ये तो मान के चले आने वाले समय में 2028 में जब चुनाव होगा, मैं आज आपको कह रहा हूं, अब तो 28 बचे थे, फिर 8 ही नहीं बचेंगे, ये साफ हो जाएंगे हर हालत में। आपने देखा नहीं किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या हो गई, जहां पता था स्पष्ट रूप से कि तुम्हारा चौथा कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता, या तो सारी कांग्रेस बदल जाएगी तब जीत सकता है, तो उन्होंने कांग्रेस का जो उम्मीदवार थी उसका नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये लठतंत्र है पूरा का पूरा। लेकिन हरियाणा के लोग इतने कमजोर नहीं है कि यहां हरियाणा में इस तरह से बीजेपी किसी के साथ जाति करे, वो नहीं होने देंगे। उसके लिए फिर कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो लड़ेंगे। सर वैसे तो अभी दूर है, लेकिन 2028 में भी राज्यसभा का चुनाव आ रहा है। आपको लगता है कांग्रेस इस बार अपना उम्मीदवार जिता पाएगी? जैसे अभी 28 में जो चुनाव आ रहा है, मैं कह रहा हूं 8 वोट ही नहीं बचेंगे कांग्रेस के। तू जिताने की बात कर रहे हो यार जितेंद्र जी, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं।